दी अनमोल पाठक मंगल पांडे के गांव से बिलोंग करते हैं, बागी बलिया से। यूपीएससी या एसएससी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है कि जिस एज में भाई का सिलेक्शन हो गया, उस एज में हमारे देश की 80% जो युवा है वो ये सोचते हैं कि अब मैं 2-3 साल बाद ये सोचूंगा मुझे जीवन में करना क्या है। तो इंग्लिश में आपके मार्क्स पहले से ठीक ठाक आते थे? कई सारे ऐसे पेपर्स हुए। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ जो स्टूडेंट है, जो गेस्ट है, उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वो हैं दी अनमोल पाठक और उनकी ऑल इंडिया रैंक 7 है 2021 के सीजल के थ्रू, जिसमें 2022 के मुकाबले 1/4 वैकेंसी भी नहीं है। और इसमें इन्होंने ऑल इंडिया में AIR-7 हासिल की है और इन्होंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जो है भाई का सिलेक्शन हुआ है। ये जो है यूपी के बलिया जिले से बिलोंग करते हैं, मंगल पांडे के गांव से बिलोंग करते हैं, बागी बलिया से। तो इन्होंने बिल्कुल बागी वाला काम किया है और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे भाई का जो है सिलेक्शन हुआ है। और ये अपने बैकग्राउंड के बारे में, जो जहां से उन्होंने पढ़ाई की और इनकी जर्नी के बारे में, इनके स्ट्रगल के बारे में, इनकी तैयारी के फेस के बारे में अनमोल भाई खुद ही बताएंगे। तो वैसे मैंने बताया कि मैं नगवा का रहने वाला हूँ और स्टार्टिंग एजुकेशन मेरी बलिया के ही सेंट जेवियर्स स्कूल से हुई है। वहाँ पे मैंने 12th पास किया साइंस बैकग्राउंड से। उसके बाद हम लोग लखनऊ शिफ्ट हो गए। शुरुआत में तो यूट्यूब वगैरह का हेल्प लिया, फिर जब सर का बैच आया और कुछ कंटेंट मिलने लगे तो मैंने तैयारी प्रॉपर वे में स्टार्ट कर दी और मेरा 2021 सीजल के तो सिलेक्शन हुआ उसके बाद। ओके, तो आपने फिर ग्रेजुएशन में क्या किया? सर ग्रेजुएशन मैंने BA किया हुआ है। ग्रेजुएशन में आपने BA किया? जी सर। तो जैसे आपका 11th-12th में इंटरेस्ट जो है साइंस स्ट्रीम में था, जी सर। तो फिर आपने BSc या फिर BTech ये क्यों नहीं किया? सर क्योंकि उस टाइम में 12th कंप्लीट होने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे UPSC या SSC गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है। ओके, देखो एक बात कि एक पहले भी हमारे पास एक स्टूडेंट का इंटरव्यू होता, सत्यम अग्रवाल, अगर आप उनको जानते हो, उनका सिलेक्शन भी 21 की एज में हुआ था और जो है अनमोल की एज भी 21 साल है। आप इनकी स्ट्रेटजी को देख पा रहे हैं कि जिस एज में भाई का सिलेक्शन हो गया, उस एज में हमारे देश की 80% जो युवा है वो ये सोचते हैं कि अब मैं 2-3 साल बाद ये सोचूंगा मुझे जीवन में करना क्या है। इनको 12th के बाद ही पता था कि मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं IT के थ्रू जाऊंगा या फिर मैं UPSC SSC या मैं गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस में जाऊंगा। तो SSC सीजल को इन्होंने ऑप्ट किया कि पहले SSC सीजल क्रैक करेंगे, उसके बाद UPSC करेंगे। यही है ना आपका पर्पस? बिल्कुल सर। और SSC सीजल के लिए कि उसमें तो केवल ग्रेजुएशन चाहिए और ग्रेजुएशन में बहुत ज्यादा पढ़ाई करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके, टाइम इन्वेस्ट करके कोई फायदा है नहीं। तो उन्होंने सिंपल ऑप्ट किया कि अपन लोग BA तैयारी करेंगे, BA की डिग्री तो मिल ही जाएगी। BA में तो कुछ नहीं करना ना, जाके बस पेपर दिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मुझे लगता है कि कई सारे ऐसे पेपर्स हुए हैं जिनमें मैं लास्ट में 1 घंटे 2 घंटे पढ़ के पेपर दिया हूँ। लास्ट में 1-2 घंटे पढ़ के BA के पेपर दिए और BA में पास हो गए। कोई ग्रेजुएशन में 0 एफर्ट, मैं कहूं तो कोई गलत हो, 75% मार्क्स, 0% एफर्ट और 75% मार्क्स, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और बहुत सारे जो लड़के जिनको करना सीजल होता है या गवर्नमेंट जॉब होती है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो BTech कर रहे हैं, वो MBA कर रहे हैं और वो उसमें पूरी अपनी एनर्जी, जो उनकी यूथ की, जो जवानी की सबसे ज्यादा एनर्जी है, वो पूरी उसी में वेस्ट कर दी। और जब गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी करने की बात आई तब वो ढीले पड़ गए। तो स्ट्रेटजी ना, जो जिस बच्चे को पहले क्लियर हो जाता है कि मुझे ये करना है, ये राइट पाथ रहेगा, सूटेबल रहेगा, शॉर्ट रहेगा, उसको बहुत फायदा होता है। और उन्हीं बच्चों का 21 के एज में सिलेक्शन होता है। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, नहीं सर 28 के होंगे, 27 के होंगे। सर मार्कशीट में एज कम लिखाया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी गलतियां हैं। भाई ने तो 21 की एज में या 22 के हो चुके हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट ले ली और AIR-7 हासिल किया और हमें गर्व है भाई पे। और मेरे लिए जो है, जितने भी स्टूडेंट टॉप 100 के अंदर आते हैं, मैं सभी के लिए बार बार कहता हूं कि सभी मेरे लिए एक समान हैं। तो आप ये बताओ कि आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट क्यों मिली? सर एक तो शुरुआत से ही मतलब मेरे फैमिली, मेरे चाचा जी इनकम टैक्स में, मैंने बताया कि वो कमिश्नर पे रिटायर हुए। हाँ। तो वो भी मतलब ज्वाइन किया, तो उनको देखा था, मोटिवेशन उनसे भी था, मतलब फैमिली में आते जाते थे तो। और सेकेंडली सर हमारे यहाँ अभी फिलहाल में 2021 में यूपी में 6 वैकेंसीज हैं और मेरा रैंक अच्छा, मतलब मुझे पता चल गया था कि रैंक अच्छा आएगा। और मतलब Tier 3 के मार्क्स के बाद मुझे आइडिया था कि रैंक अच्छा आ सकता है और यूपी मिल सकती है। तो होम पोस्टिंग के लिए और सर मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक खास बात है कि आपकी एक बार जहां पोस्टिंग हो गई, और ये बहुत टाइम से, आप लाइफ टाइम वही रहोगे। मतलब आप अगर, मतलब आपको घर पे रहना ज्यादा पसंद है और आप दिल्ली के हो, घर से बाहर ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकते। सपोज आपकी चेन्नई
पोस्टिंग हो गई, तो ये समझो कि आप एक तरीके से फंस गए, क्योंकि आप चेन्नई से अब घर नहीं आ सकते, आपको वहां चेन्नई में रहने की आदत डालनी होगी। इनको पहले पता चल गया कि यूपी में 6 वैकेंसी है, और कॉन्फिडेंस तो भाई का था ही सातवें आसमान पे कि हम निकाल लेंगे और हमको होम स्टेट मिल जाएगा, घर के पास भी रहेंगे, छोटी उम्र भी है और आगे के एग्जाम की तैयारी भी कर पाएंगे। ठीक है, यही था यही था सर, अपने मतलब अपने एरिया में रहेंगे, उसके बाद से तैयारी भी कर लेंगे यूपीएससी की आसानी से। आपके मार्क्स कितने कितने आए हैं? सर टीयर 1 में मेरा 174.55 मार्क्स है नॉर्मलाइज्ड, और रॉ स्कोर 174। टीयर 2 में मैथ्स में सर 200 आउट ऑफ 200। वेरी गुड, इसने मेरा नाम रोशन किया है, 200 आउट ऑफ 200। बिल्कुल सर। और फिर इंग्लिश में 185 आउट ऑफ 200, और डिस्क्रिप्टिव में सर 65। डिस्क्रिप्टिव में 65, टोटली कितना हुआ सर 625 आउट ऑफ 700। 625 आउट ऑफ 700 इनका स्कोर आया है टोटल मिला के। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाह रहा था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में काम है? जी सर। ठीक ठाक काम है जी सर। एवरेज से थोड़ा सा प्लस। जी तो सर। आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए टाइम मिल पाएगा, ये आपने सोच रखा था पहले? सर इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि सर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आदमी कर लेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जॉब करते हुए काफी टाइम मिल जाता है, फिर भी वो तैयारी नहीं कर पाते हैं। और कई सारे ऐसे लोग डिपार्टमेंटल एग्जाम तक की तैयारी नहीं कर पाते हैं। और कई सारे ऐसे एग्जांपल्स है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होते हुए लोग आईएएस में फर्स्ट रैंक तक लाए हैं यूपीएससी में। तो सर मुझे लगा कि पहले इस पे जो अभी सीजीएल जिसकी मतलब मैंने इतने डेडिकेशन से तैयारी की है, उसका मैं उसमें जो मुझे सबसे बेस्ट पोस्ट लगता है उसको चूज करूँ, मेरा कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा। और उसके बाद मैं यहाँ से अब चाहूँगा कि बेस्ट क्या किया जा सकता है, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगा, तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड भी ज़्यादा बेहतर होगा कि अभी तक जो मैंने जितना मेहनत किया उसमें से जो सबसे बेस्ट चूज किया जा सकता था वो मैंने चूज कर लिया है, और रिजल्ट भी आपको सही टाइम पे इच्छा के अनुसार मिला सर। और उसके बाद अब देखते हैं कि अब और बेस्ट क्या किया जा सकता है लाइफ में। तो इसलिए सर मैंने यहाँ पे मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पोस्ट चूज करते वक्त यूपीएससी नहीं था, ये था कि अभी तक जो मैंने मतलब किया है मेहनत, उसमें का जो सबसे बेस्ट आउटकम है वो मैं निकाल पाऊँ, और उसके बाद कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, तो मुझे लगता है कि मैं इनकम टैक्स के साथ भी तैयारी कर लूँगा सर। ओके। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करो, जो फाइनल एग्जाम के जो 2-3 महीने एंड मोमेंट होते हैं उस पर आप मेडिकल लगा के छुट्टी ले लीजिएगा। जी सर, ऐसा हम जी सर। हाँ, मेरी सलाह मानो तो। बिल्कुल। बाकी जॉब मत छोड़िएगा, जॉब के साथ साथ ही आप तैयारी करिएगा। जी सर। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके बाद यूपीएससी आपका फाइनल प्लान है? जी सर। कंफर्म? बिल्कुल सर, 100%। ओके। एक बात और कि जैसे अगर हम 10-12 साल पीछे जाएं तो इंडिया में सारा पेपर वर्क होता था। इनकम टैक्स वाले कोई उनको डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ मिली या किसी आदमी को कुछ शक हुआ तो उसके घर पहुंच जाते थे, ऑफिस पहुंच जाते थे, तो बहुत ही ज्यादा पब्लिक इंटरेक्शन था। लेकिन 2014-15 के बाद या पिछले 5-7 सालों में पब्लिक इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है, लिटरली। बिल्कुल सर। तो पब्लिक डीलिंग तो कम है, और मुझे लगता है कि अगले 5-7 सालों में पब्लिक डीलिंग ना के बराबर हो जाएगी। अगर आपको किसी क्लाइंट से, किसी टैक्स पेयर से अगर कोई जानकारी भी प्राप्त करने तो आप उसको ऑफिशियल मेल करोगे, व्हाट्सएप भी नहीं, आप ऑफिशियल मेल करोगे, उसके बाद रिप्लाई आएगा, रिप्लाई भी सीए की तरफ से आएगा, तो यानी कि एक फेसलेस सिस्टम बनता चला जाएगा, फेसलेस। और रेट तो बहुत एक्सट्रीम ऑप्शन है। अगर हम देखें तो पहले अगर 3-4% रेट पड़ती थी तो आप 0.84% है, 1% से भी कम। तो ये जो फेसलेस सिस्टम होता जा रहा है, आपको लगता है कि ये ठीक है या पहले ठीक था? क्योंकि बहुत सारे, मैं अगर अंदर की बात करें तो बहुत सारे तो लोग कि हम घर पे जाएंगे किसी को भी उठा लेंगे, ऐसे माइंडसेट के साथ स्टूडेंट आते हैं जो इनकम टैक्स में जाना चाहते हैं। सर तो इस बार मैंने इनकम टैक्स इसीलिए चूज कर पाया क्योंकि ये सब जो फेसलेस असेसमेंट का सिस्टम आ गया है और वर्क काफी डिजिटल हो गया है, तो मुझे लगा कि अब मैं अपने काम को भी ज्यादा अच्छे से सिंक्रोनाइज कर पाऊंगा और मैनेज कर पाऊंगा। पहले के टाइम में क्या था कि आप मतलब पहले का जो वर्क प्रोफाइल था इनकम टैक्स का, उसमें जॉब करते हुए किसी और कार्य को करना या यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करना ज्यादा मुश्किल थी। मुझे लगता है कि इस सिनेरियो में और बेटर है तैयारी करना, और एक ईमानदार व्यक्ति को अपने कार्य को अच्छे से निष्पादित करने में भी सहायता मिलेगी ऐसे सिस्टम में। तो मुझे तो यही सिस्टम ज्यादा बेटर लग रहा है सर, हमारे तैयारी के हिसाब से भी और ओवरऑल। जी सर। मेरी जानकारी में मेरे बहुत क्लोज हैं, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 2016 से इनकम टैक्स दिल्ली में ही हैं। जी सर। तो उसके अंदर जो ना, ऐसा नहीं कि आप कोई बंदा डेस्क पे काम कर रहा है तो उसी को अगर रेड मारनी है तो उसी को भेज दिया जाएगा। रेड वाला डिपार्टमेंट उन्होंने इनकम टैक्स के अंदर एक और बना रखा है, वही सिलेक्टेड लोग हैं जो रेड मारने जाते हैं। अगर आपको मौका मिला जी सर कि आपको भाई रेड वाली टीम में आना है तो आप जाओगे, जाना चाहोगे? सर अभी तो किसी हिसाब से नहीं, क्योंकि अभी मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी, तो मैं तो चाहूंगा कि डेस्क जॉब ही रहे। डेस्क जॉब ही रहे। अगर इन फ्यूचर सपोज इन फ्यूचर सर अभी मतलब आपकी जो नेचर के हिसाब से आपको लगता है कि यार मैं ओके, उसमें ना आप कभी भी आना कभी भी जाना हो, आपको हो सकता है कि आप रात भर नोट गिन रहे हो तो 12 बजे आपको वहीं सोना पड़े,
तो सर टैक्स पेयर के घर पे ही, और ऐसा होता है। अगर मुझे फर्दर स्टडीज मतलब प्रिपरेशन ना करना हो, मतलब ये हो जाए कि अब तैयारी नहीं करनी है, तब तो सर मुझे रेड वाले भी वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे फील्ड जॉब अच्छा लगता है। फील्ड जॉब अच्छा लगता है? जी सर। फील्ड जॉब सभी को एडवेंचरस लगता है। जी सर। हाँ, ओके। अच्छा, एक बात और कि इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है, आपको तो जैसे एमए भी आसानी से मिल सकती थी, और एमए में प्रमोशन फास्ट है, काफी फास्ट है, इवन सीएसएस में भी ठीक ठाक है। जी सर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में जो प्रमोशन है वो एमए के थ्रू थोड़े से कम है। तो और लेकिन जीएसटी से एक्साइज से बेटर हैं, तो इसके प्रमोशन कम है। ये एक्सपेक्ट आपने देखा था कि इसमें स्लो प्रमोशन है, टाइम काफी ज्यादा लगता सर है? मतलब जॉब मतलब एमईए, एएसओ इन एमईए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और डिविजनल अकाउंटेंट, ये 3 पोस्ट में मुझे कंफ्यूजन था कि किसको ऊपर रखूं किसे नीचे। लेकिन मैं इसमें मेरा पहला प्रेफरेंस है कि मुझे अगर गवर्नमेंट जॉब अपनी स्टेट में अपने घर के पास मिलता है तो मैं लूंगा। तो फर्स्ट तो सर जैसे एएसओ इन एमईए है, वो आप लाइफ टाइम या तो दिल्ली रहोगे या तो किसी फॉरेन कंट्री में रहोगे, तो वो वाला फैक्टर हमारे लिए मतलब नेगेटिव चला गया। और डिविजनल अकाउंटेंट और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये 2 ऑप्शंस थे। डिविजनल अकाउंटेंट में एक रिस्क था कि अगर मैं यूपी में ही रह के किसी बहुत छोटी जगह पे मुझे, क्योंकि डिविजनल अकाउंटेंट तो डिस्ट्रिक्ट में भी पोस्टिंग मिलती है। हाँ बिल्कुल, सिटी जेड में भी होती है ज्यादातर। यूपी काफी बड़ा भी है, तो यूपी तो बहुत बड़ा है। ईस्ट यूपी का हूँ, मुझे वेस्ट यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट में डिविजनल अकाउंटेंट बन भी जाता हूँ, तो हो सकता है कि मतलब मेरा लाइफ ही इतनी बोरिंग हो जाए, एक्सपोजर नहीं मिलेगा। वही सर। तो मुझे लगा कि इनकम टैक्स में अगर लखनऊ या कोई भी मतलब अच्छा खासा एक्स सिटी अगर मिल जाए मुझे, या वाई सिटी भी मिल जाए, तो बेटर रहेगा यूपी में। इसलिए सर मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को फर्स्ट प्रेफरेंस रखा। और आप ही मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि पिछले साल ऐसा नहीं था कि इस साल तो टॉप 10 में से 7 लड़कों ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट को जो है वो सिलेक्ट किया है। आपको पता है इसके पीछे क्या कारण है कि टॉप 10 में से 7 लड़कों के? नहीं सर, ये तो मतलब मैं कैसे बता सकता हूँ, मेरा अपना जो रीजन था मैंने आपको शेयर किया। लोगों का ये होम स्टेट वाला रीजन तो नहीं है? हो सकता है सर, होम स्टेट वाला क्योंकि इसकी वैकेंसी आप बता रहे हो पहले ही डिक्लेयर कर दी थी। जी सर, और मुझे लगता है कि 2021 सीजीएल में इनकम टैक्स की अच्छी खासी वैकेंसी भी है, लेकिन टॉप रैंकर्स को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, टॉप रैंकर्स अपना रीजन होना चाहिए। मेरा मतलब रीजन था कि मुझे होम स्टेट में 6 वैकेंसीज थी और मेरा रैंक मुझे लगता था कि अच्छा आ जाएगा, तो और अच्छे सिटी में भी रहने को मौका मिल सकता है, तो इसलिए मैंने इनकम टैक्स चूज किया। अच्छा, जैसे आपका रिजल्ट आया जी, तो आपको ये था कि भाई मुझे तो छुप के रहना, मुझे अपना रिजल्ट नहीं बताना किसी को भी, और सोशल मीडिया पे आना ही नहीं है, ऐसा था आपके मन में? नहीं सर, क्यों ऐसा रहेगा, क्योंकि हम लोग इतने दिनों तक मतलब तैयारी जब कर रहे थे तो देखते थे कि गगन सर पढ़ा रहे हैं, गगन सर इतने लीजेंडरी आदमी और उसके बाद से पढ़ा रहे हैं, कई सारे बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हम लोग भी उन सब चीज़ों से मोटिवेट होते थे कि एक दिन हमें भी ऐसा कुछ करना है। तो सर जब रिजल्ट आया तो यही तो मेहनत का फल होता है। अगर आपका टॉप रैंक आया है तो यही तो मेहनत का फल, आपको सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा। ये किसको मतलब, मुझे तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद आया, इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि और से और अपनी स्ट्रेटेजी को शेयर करूँ और लोग मुझे पसंद करें। मतलब सबकी इच्छा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्ट्रेटजी वाली बात आई। अब जो है आपने सीजीएल की तैयारी कैसे करी, क्या आपने उसमें प्रिकॉशंस रखे, और कितना टाइम आपको लगा, और कैसे कैसे एक सब्जेक्ट पे टाइम दिया, और डेली का रूटीन क्या था, ये बताओ डिटेल में स्टूडेंट्स को। ये आपसे जानना चाहते हूँ कि आप इंडिया में टॉप रैंक होल्डर हो। सर 2020 के स्टार्टिंग में मैंने प्रिपरेशन शुरू की, 2019 के जून वगैरह से ही मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। मतलब 12th का जो सिलेबस होता है या 11th 12th 9th 10th का सीबीएसई का जो सिलेबस है, उस हिसाब से मैथ्स आप अगर एसएससी का लाएंगे, वो भी सीजीएल लेवल का मैथ्स, वो भी जब सर 2017-18 में जो पेपर्स हो रहे थे सीजीएल अच्छे पेपर का लेवल अच्छा था, तो वो मुझे देख के लग गया था कि सिर्फ एनसीईआरटी या जो हमने पढ़ रखा है उससे तो नहीं होगा। तो मैं धीरे धीरे पढ़ता गया। फिर 2019 से मैंने सीरियसली तैयारी शुरू कर दी। फिर सर जो स्टैंडर्ड बुक्स थी मार्केट में वो मैंने ली, पढ़ाई की। फिर मुझे लगा कि बुक्स से पढ़ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। क्लास नोट्स वगैरह भी बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल थी, लेकिन उससे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मेरा नेचर है, मैं चीज़ों को बहुत बेसिक से पढ़ना चाहता हूँ। तब तक सर आपका बैच आ गया और मुझे उसकी जानकारी मिली। मैंने एक आध वीडियो, आपको कैसे पता चला? सर यूट्यूब पे हम लोग खुद ही सर्च करते थे कि मतलब कैसे कौन टीचर हैं जिनका मैं बैच ले सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम तो आदमी को पता होता नहीं है कि हम टॉप ही करने वाले हैं। उस टाइम तो था कि बेस्ट से बेस्ट जो कंटेंट मिले मार्केट में वो लेके और कैसे भी अच्छे से अच्छा तैयारी करें। यूट्यूब चैनल वाले टीचर हैं वो अपने हिसाब से वीडियोस अपलोड करेंगे, लेकिन मैं किसी का बैच अगर ले लेता हूँ तो उनकी एक जिम्मेदारी होगी कि वो मतलब 0 to लेके 100 तक सब कुछ पढ़ाएंगे एक रिस्पॉन्सिबल वे में। और फिर उसके बाद मैंने देखा तो आपका बैच था, उसमें आपने जो पढ़ाया तो मुझे पढ़ाने का तरीका मेरे हिसाब से काफी सुटेबल लगा, क्योंकि आप बेसिक भी कवर करते थे और जब मतलब मेन चीज क्वेश्चंस पे आते थे तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते थे, मतलब जल्दी जल्दी चीजों को आगे बढ़ाते जाते थे। और मुझे ऐसा ही चाहिए था कि मैं ये मेरी क्वालिटी है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो कि मैं 1.5 घंटे की क्लास में बिल्कुल
एक सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। बिल्कुल सर, वही चीज़ है कि 1.5 घंटे में मुझे 1.5 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट मिलता था। हाँ। 1.5 घंटे में कहीं 3 से 4 घंटे तक का कंटेंट मिलता था, क्योंकि उसी 1.5 घंटे में हम लोग को 25-30 क्वेश्चंस मिल जाते थे, सॉल्व हो जाते थे, और वो भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। क्योंकि एक मैथ्स में तो खास करके मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ मतलब मैथ्स के लगभग सारे चैप्टर्स में अगर आपका बेसिक क्वेश्चंस आपने कर लिया है तो फिर बहुत इजी क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन केवल इजी इजी ही लगाने को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इजी क्वेश्चंस में जो मतलब कंसेप्ट यूज होगा वो भी यूज करेगा और एडवांस कंसेप्ट भी यूज करेगा, तो दोनों मतलब कंप्लीट उससे तैयारी हो जाएगी। ये हार्ड क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि आप किसी और ही लेवल पे पहुंच जाए, मतलब छोटे छोटे 2-3 सालों को मिक्स करके जो क्वेश्चन बनाते हैं ना टीसीएस, उसको बोलते हैं। अच्छा, वही बात है सर कि मतलब क्वेश्चन तो कोई हार्ड नहीं होता, सब हम लोग खुद ही अटेम्प्ट करते थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस खुद से भी हो जाते थे। आप जब एक्सप्लेन करते थे किसी कंसेप्ट को तो मैं खुद ट्राई करता था तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाते थे। कई बार ऐसा होता था कि जो हमारा तरीका होता था वो थोड़ा स्लो होता था, आपका तरीका ज़्यादा बेटर होता था, तो हम लोग उसको अडॉप्ट करते थे कि नहीं इस तरीके से हमें अब क्वेश्चन को करना है। तो मतलब जो आप क्वेश्चन कराते थे मुझे यही लगता था कि उन क्वेश्चन से ये होता था कि कंप्लीट रिवीजन होता जाता था, क्योंकि हर क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट यूज होते थे उस चैप्टर के, तो लगता था कि हाँ अगर आपके 50 क्वेश्चंस मैंने कर लिए तो कहीं और से 150-200 क्वेश्चन करने के बराबर हैं वो, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट अपने आप रिवाइज भी हो जा रहे हैं, प्लस भविष्य में अगर एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आ गया तो उस टाइम में कैसे रिएक्ट करना है नए क्वेश्चन को देख के वो भी मतलब आइडिया लग जाता है। एडवांस मैथ में आपको बेनिफिट हुआ? एडवांस मैथ में भी हुआ सर, अर्थमेटिक में भी बहुत बेनिफिट हुआ। मुझे लगता है कि आपका जो रेशियो मेथड है, रेशियो मेथड हम लोग करते थे, हमें लगता है कि मैं अर्थमेटिक का 60-70% क्वेश्चन जो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वगैरह के रेशियो के हैं वो रेशियो मेथड से लगभग हो जाते हैं। मतलब जो क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के भी परसेंटेज के हैं वो हो जाते थे, तो बहुत बेनिफिट था सर। और फिर एडवांस मैथ में अलजेब्रा हो गया या ये नंबर सिस्टम हो गया, तो इनके आपके कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल है सर। तो आपको पढ़ने में बेसिकली मजा आया? बहुत मजा आया सर। एक्चुअली में ज़्यादा रीज़न यही था क्योंकि आपका जो पढ़ाने का पैटर्न था और मैं जैसा पढ़ना चाहता था वो बिल्कुल मैच कर रहा था। अरे वाह यार बहुत सही। अच्छा, आपने रीजनिंग और इंग्लिश की तैयारी कैसे कैसे करी? सर रीजनिंग तो पूरे पेपर में टीयर 1 में 50 नंबर का आता है, और रीजनिंग में भी सर बेसिक मतलब मैं जब भी शुरुआत में भी अटेम्प्ट करता था तो 40-42 नंबर हमेशा बन जाते थे स्टार्टिंग से ही, क्योंकि बहुत बेसिक। मुझे लगता है कि एसएससी की जो रीजनिंग आती है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं आती है सर। और मैं करता मतलब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं करता था तो मुझे 40-42 नंबर हर बार आ जाते थे। लेकिन मुझे ये पता था कि 40-42 नंबर से होगा नहीं, क्योंकि अगर अच्छा रैंक लाना है तो पूरा स्कोर एक भी मार्क्स लूज नहीं करना है। तो मैं फिर सेलेक्टेड वे में मैं ये ट्रैक करने लगा कि कौन से ऐसे मतलब टॉपिक हैं जिनमें मेरा ये मार्क्स कट रहे हैं हर बार। जो पैटर्न एक बन जाता है ना कि नहीं ये टॉपिक से आ रहा है तो क्वेश्चन मिस हो जा रहा है। जैसे रीजनिंग में एक ये ईयर वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि इस ईयर में ये दिन ऐसा था, वेडनेसडे था, तो उस ईयर में तो क्वेश्चन मैं बार बार मिस कर रहा था। ऐसा भी नहीं था कि वो क्वेश्चन हर पेपर में आता था, क्योंकि उसका भी पैटर्न है एसएससी 2-3 साल में कभी एक बार वो क्वेश्चन पूछती है। लेकिन मैं उसको भी काफी अच्छे से 1 दिन 2 दिन देके तैयार किया था कि कहीं अगर वो आ जाए तो नंबर मिस नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सर एसएससी में रीजनिंग में कुछ एक ऐसे टॉपिक्स थे जिनसे मेरे आपको एक्स्ट्रा टाइम देके पढ़ना पड़ेगा, बाकी तो आप पहले से ही जानते हो। जी सर, तो उन्हीं सब स्पेसिफिक टॉपिक्स पे मैंने प्रैक्टिस किए, कहीं कहीं से पीडीएफ से, कहीं से मतलब जो जहां से भी क्वेश्चंस मिल सके मैंने उसको प्रैक्टिस किया। और फिर यूट्यूब सोर्सेस से और यूट्यूब सोर्सेस से कहीं से पीडीएफ मिल गया, टेलीग्राम पे कोई क्वेश्चन का मटेरियल मतलब क्वेश्चन का कलेक्शन मिल गया तो उसको सॉल्व करके मैंने करता गया। तो ये तो सर रीजनिंग ऐसे तैयार हो गया। मैथ्स मैंने बताया ही, और इंग्लिश में बेसिक बुक्स कवर किया था, ब्लैक बुक से मैंने वो कैब कवर किया था। और उसके बाद जयदीप सर का बैच तब तक आ गया। जयदीप सर के बैच को मैंने पूरा कवर किया, उसके नोट्स बनाए, नोट्स को रिवाइज करता गया। तो जयदीप सर के बैच से एक फायदा हुआ कि बेस मतलब मुझे हर सब्जेक्ट में मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं जब बेसिक से पढ़ने लगता हूँ बिल्कुल शुरुआत से, तो मुझे काफी अच्छा बेटर महसूस होता है। क्योंकि मेरा मतलब मेरे सॉफ्टवेयर में है कि मैं याद नहीं कर पाता हूँ सर। मुझे याद करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैथ्स में ही है, मैथ्स इसीलिए मुझे लड़कों को लगता ही नहीं है कि सर मैथ्स भी या फिजिक्स मतलब ऐसे सब्जेक्ट मुझे अच्छे लगते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट में समझ के पढ़ना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है rather than याद करने से। इंग्लिश में आपके मार्क्स पहले से ठीक ठाक आते थे कि इम्प्रूवमेंट करना पड़ा? इंग्लिश में मार्क्स ठीक ठाक नहीं आते थे, लेकिन इंग्लिश में मार्क्स नहीं ठीक आने का बहुत बड़ा रीजन वोकैब एक हो जाता था। क्योंकि उस टाइम पे वोकैब हम लोग का मतलब तैयार नहीं था अच्छे से। तो मैंने वोकैब जो भी प्रीवियस ईयर एसएससी का क्वेश्चन आते थे, जो भी आए हैं किसी भी एग्जाम में, यहाँ तक कि सीडीएस या अन्य एग्जाम्स में भी जो फेमस वोकैब हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ईडीएम फ्रेज हो गया, वो सारे मैंने याद किए। उसके बाद मेरा नंबर कुछ इंप्रूव हुआ। फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में मैं थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना शुरू किया। तो वहाँ से भी धीरे धीरे स्कोर अच्छा होने लगा, और प्लस इधर से जयदीप सर के बैच से और कुछ जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके पढ़ने लगा, और सर अपने आप स्कोर अच्छा आने लगा। तो ये इस सारी तैयारी में आपको कितना टाइम लग गया टोटल सर? वन गो में? मुझे तो टाइम लगा था 1.5 साल मैं कह सकता हूँ।
1.5 साल लगा आपको सर, पूरा जी सर। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। जी सर। उसके बाद आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि बच्चों को ये भी कॉन्फिडेंस आता ही नहीं कि मेरा सिलेबस पूरा हो गया, आपको ये कॉन्फिडेंस आया था कि मैंने सब पढ़ लिया, जी। अब बस जाके पेपर देना है, जी मॉक सर। टेस्ट प्रैक्टिस करके। तो मेरा ऐसा है सर कि मैं शुरू से ऐसा नेचर है कि मैं जैसे मैथ्स में बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ और मेरा 160 आ रहा है तो मुझे लगा कि नहीं मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। अच्छा। मैं जब मैथ्स शुरू किया हूँ तो मुझे मतलब फिर मैथ्स में 190 प्लस जब आने लगा मॉक में, तभी मुझे लगा कि मैंने पढ़ा है और मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट कर दूं। मतलब मैं सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ नहीं पढ़ पाता हूँ। मेरा ऐसा अच्छा। है कि मैं किसी एक सब्जेक्ट को उठाऊंगा, उसको बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, उसमें देखूंगा कि मैं रिजल्ट कितना मतलब दिन प्रतिदिन कितना रिजल्ट बेटर होते जा रहा है। ऐसे ही मैंने जब आपका बैच शुरू हुआ था तो मैं कई बार क्या करता था कि 2-4 दिन के क्लास स्किप करके मेरा ये था कि एक ही बार पूरा एक चैप्टर एक ही बार में पढ़ूंगा और उसमें ऐसा करूंगा कि वो चैप्टर पढ़ने के बाद फिर मार्केट में कोई ऐसा या कहीं से भी कोई ऐसा क्वेश्चन ना रहे एसएससी का या किसी भी और एग्जाम का जो इस लेवल के हैं कि उनका जो इस क्वेश्चन लेवल मिस हो के। पाए, क्योंकि फिर उस लेवल में बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लगती थी कि मैंने क्या ही पढ़ा है अगर कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं मतलब परफेक्शन के पीछे जाता था थोड़ा। ये मेरा ऐसा नेचर है कि मैं इसीलिए इंग्लिश में भी मैथ्स में भी मैं यही फोकस करता था कि 160 165 ऐसे से नहीं होगा, जब करना है तो 200 में 200 या मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने पे। तो पहले से टारगेट था मैक्सिमम ही करना है। मैक्सिमम करना है। और जो ये लड़के पूछते हैं कि सर इतना कर लूं तो हो जाएगा क्या, एसएससी में सिलेक्शन लेने के लिए इतना नंबर लाएंगे तो काफी रहेगा क्या, ऐसे लड़कों को क्या सलाह दोगे? नहीं, मेरा तो यही है कि मतलब ये तो आपकी निगेटिव सोच हो गई। निगेटिव सोच होगी ना। आपको तो ऐसा करना है कि सर कुछ छूटे ही नहीं, ऐसा कि 200 में 210 आने जैसा हो कि मतलब कुछ भी आए कर लेना है। अच्छा, आप लाइव नहीं पढ़ते थे? सर मैं लाइव नहीं पढ़ता था, ये सच्चाई है। मैं लाइव क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ता था यहाँ तक कि मुझे पता है आपका ये जो प्रैक्टिस बैच था जो प्री के बाद आया है, ये भी मैं सर एक दिन में 10-10 वीडियो खत्म किया हूँ। 2x पे देखते थे आप? 2x पे देखता था सर। मतलब स्लो पढ़ाता था मैच? और नहीं सर, आप स्लो नहीं पढ़ाते थे, लेकिन दूसरे बच्चों के हिसाब से वो है ना। नहीं सर, स्लो तो बिल्कुल नहीं पढ़ाते थे मुझे। तो मैं बता तो रहा हूँ कि मैं इसीलिए बैच लिया था क्योंकि मुझे आपका स्पीड और जो आपका कंटेंट होता था उस 1.5 घंटे में, मुझे लगता था कि हाँ ये ऐसा है, मतलब ये पूरा सेशन जो हुआ है 1.5 घंटे का वो ऐसा है कि 1.5 घंटे में जो मैं मैक्सिमम यही पा सकता था, इससे ज़्यादा पाया नहीं जा सकता था। तो इसलिए मैं देखता था। मुझे ऐसा लगता था कि 1.5 घंटे में अगर मतलब 10 बहुत धीरे धीरे पढ़ा के 10 क्वेश्चन करने से क्या फायदा है। आपने 2022 का मेंस का पेपर देखा है? तो जैसे बहुत ही इजी सवाल हैं प्री लेवल के, तो मैंने वो पूरा पेपर यूट्यूब पे सॉल्व कराया तो मात्र 2 घंटे में 120 सवाल सॉल्व हो गए। आपको पता है मेरी स्पीड की, मैं बढ़िया तरीके से समझाता हूँ, अच्छे से डिसेंटी से, मतलब बच्चों को समझ भी आ जाएगा और फास्ट भी हो जाएगा। वो तरीका होता है, बोलता थोड़ा तो तेज, कलम साथ साथ चलता है। ऐसे मैं बोल रहा हूँ फिर उसके बाद कलम चल रहा है, इतना टाइम नहीं लगता, ना मोटिवेशन देना, ना फर्जी, ना इधर उधर की सारी, कुछ नहीं, सीधा ऑन द टॉपिक। तो और ऐसे टीचर्स भी हैं जो सुबह से शुरू करते हैं और शाम तक वही कराते रहते हैं। 120 साल, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, तो 8-8 घंटे में अगर वो कर रहे हैं तो ऐसे टीचर से पढ़ के बच्चों का भला हो सकता है। नहीं सर, मुझे तो आपका ही तरीका ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि मैं बताया तो कि मुझे ऐसा लगता था कि कम से कम टाइम में ज़्यादा जितना अधिक कंटेंट मिल सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन टाइम भी तो नहीं हमें लगाना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी है दिन भर तो वीडियो ही देखते रहेगा अगर बच्चा, तो सेल्फ स्टडी कब करेगा? एक चीज़ तो है सर कि अगर आप दिन में मतलब 10 घंटे पढ़ाई करते हो या 8 घंटे पढ़ाई करते हो और उस 8 घंटे की पढ़ाई में आप 7 घंटे वीडियो लेक्चर्स देखते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कुछ होने वाला है। क्योंकि सिर्फ वीडियो लेक्चर से नहीं होगा, आपको अपने नोट्स जो आपने बनाया उसको रिवाइज भी करना है और उनको खुद से भी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको परफॉर्म करना है पेपर में, तो आपका प्रैक्टिस होना चाहिए उन चीज़ों को लेकर। तो जितना जल्दी उन चीज़ों को रैप अप आप करें और अपने प्रैक्टिस पे जितना जल्दी आए, वो हमें लगता है ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, जैसे आप तो टॉपर हैं, आपको पूरी जानकारी है मैथ्स की। अब अगर ऐसा हो कि मेंस की क्लास में आपको 2.25 घंटे में 12-13 सवाल हो, तो क्या आप पढ़ पाओगे? आपको वो प्रोडक्टिव लगेगा? नो सर, नॉट एट ऑल सर। वही चीज़ है सर कि फिर 2 घंटे में 12-13 क्वेश्चन होंगे तो मैं लूंगा ही नहीं, वो पढ़ूंगा ही नहीं वो, क्योंकि 2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। उससे अच्छा कि मैं आधे घंटे में उनका 12-13 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ही देख लूँ, वो मैं 20 मिनट में देख के खत्म कर दूंगा। मोरओवर एट द एंड कंटेंट मैटर करता है। कितना अधिक कंटेंट मिल रहा है उस टाइम पीरियड, कम टाइम में कितना प्रोडक्टिव कंटेंट आपको मिल रहा है, वही मैटर करता है एट द एंड। ये आपका हो गया। जीके जीएस को आपने कैसे तैयार किया? सर जीके जीएस में मेरा खैर मतलब टीयर 1 में मेरा 174 मार्क्स है और 26 मार्क्स कटे हैं, 21 मार्क्स जीएस में ही सिर्फ कटे हैं। अच्छा, तो 50 मतलब 29 था 50 में। नहीं 29 भी डिसेंट स्कोर है, ऐसी बात नहीं है। तो उस पे मेहनत भी मैंने काफी किया, उस हिसाब से डिसेंट नहीं है मुझे ऐसा लगता है। मैंने सर उस जीएस के लिए लूसेंट पूरा पढ़ा हुआ है। हाँ, पूरा मतलब कहने का मतलब उसमें से हिस्ट्री, स्टैटिक डाटा वाला, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। ओके। और जनरल साइंस के लिए सर मैंने अरिहंत की बुक यूज़ की है। और उसके बाद उसमें से बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तो पहले से रेडी था, लेकिन उसमें क्या है कि फैक्चुअल चीज़ें एसएससी ज़्यादा पूछती है। हाँ, फैक्चुअल पूछते हैं। और उसके बाद सर मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन currentafairs.com की आती है, वो मैं यूज़ किया था।
तो उसको मंथली ही आप पढ़ते थे करंट अफेयर को? नहीं सर, मैंने मतलब इसके लिए तो लास्ट के 2-3 महीने में पिछले 6 महीने के करंट अफेयर सारे कवर किए थे, उसी मंथली करंट अफेयर। तो जो डेली बच्चे को, कि ऐसे बच्चे भी हैं जो 1.5 घंटे सुबह डेली करंट अफेयर की क्लास देखते नहीं हैं, सर। उन वो बच्चों को क्या कहना चाहोगे आप? सर मतलब सबका अपना अपना स्ट्रेटजी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं, ये स्ट्रेटजी सही है कि आपके हिसाब से आप टॉपर हो? मैं जो आप गाइडेंस बोलोगे वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरली ऐसे बालक है जो सुबह 8 बजे उठेंगे, नहा के बैठ के 1.5 घंटे करंट अफेयर पढ़ेंगे फॉर एसएससी। इज इट फ्रूटफुल? सर एसएससी के लिए तो नॉट एट ऑल। यूपीएससी के लिए हो सकता है, लेकिन जिस पेपर में जीएस का जो पोर्शन है उसमें भी एक बहुत छोटा पोर्शन करंट अफेयर्स का आता है, तो उसके लिए रोज 1.5 घंटा देना, तो रोज तो आप 2 घंटे 3 घंटे दे दो तो मैथ्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिसका बहुत अच्छा खासा वेटेज है। इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फिर वैसी चीज जो करंट अफेयर जो कि आपको मतलब 2-3-4 क्वेश्चन ही तो आते हैं, बहुत आते हैं। हम लोग के मतलब 25 क्वेश्चन में 7-8 क्वेश्चन आए थे, तो और वो भी सर आप बहुत ज्यादा भी पढ़ लो फिर भी जरूरी नहीं है कि आप 7-8 में 7-8 कर लोगे। वही। अच्छा, एक जैसे पढ़ाई करते करते बीच में कभी ऐसा हो सकता है कि यार मैं थोड़ी देर, अब मैं थक गया हूँ, अब मैं कोई कॉमेडी वीडियो देख लूं या मोटिवेशन की वीडियो देख लूं या रील्स देख लूं इंस्टाग्राम पे, ऐसा कुछ होता था या करते थे? सर मोटिवेशन वीडियो वगैरह में मुझे जरूरत नहीं पड़ती थी मोटिवेशन। मैं तो मोटिवेशन को क्लास में बहुत गिरी आता था, बच्चा मोटिवेशन मांगता था तो। सर मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन तो दिख ही रहा है, मतलब एग्जाम है, आपको उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर करना है, एग्जाम इतना पास आ गया, अब जैसे एग्जाम 6 महीने या नोटिफिकेशन आ गया तो वही मोटिवेशन है कि आप जिस चीज के लिए पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहे हो वो अब और पास आने वाला है। अभी तो आपको मतलब अभी आप वो कर रहे हो जो सिर्फ आप देख रहे हो, अभी टाइम है, एग्जाम आ गया तो वो दिखाने, मतलब उसको दिखाने का दुनिया को कि आपने क्या क्या किया है। अब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उसका मतलब वो जो मेहनत था उसी की वजह से बैठे हुए हैं। बिल्कुल तो भाई, ऐसे ही मोटिवेशन मिल जाता था सर। सर मेरा हेल्थ की वजह से मैं कभी कभार डिमोटिवेट हो जाता था, वही हेडेक की वजह से। बाकी सर हेडेक अगर ना हो, फिजिकल प्रॉब्लम्स ना हो, तो मैं लगता है कि पेपर से 1 साल तक मुझे ऐसा कुछ कभी डाउन मैंने महसूस नहीं किया। हाँ, हो सकता है सर कभी कभार डाउन महसूस किया हो, मुझे उतना याद भी नहीं है, लेकिन वो मतलब मेजर कंसर्न मेरे लिए कभी नहीं रहे हैं। मेजर कंसर्न कभी नहीं रहा। नहीं सर। तो ये जो बच्चों को डिप्रेशन की बीमारी हो रही है सर, मोटिवेट कैसे रखें खुद को, रिचार्ज कैसे रखें, माइंड फ्रेश कैसे रखें, कूल कैसे रखें? बार बार ये चीज पूछते हैं, पढ़ाई की बात कम, ये 4 सवाल ज्यादा पूछते हैं, इनको क्या कहना चाहोगे? सर मुझे ऐसा लगता है कि वही चीज़ है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके पीछे आपका कुछ ना कुछ पर्पस होगा। जैसे मेरा पर्पस था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना अपने होम स्टेट में। हाँ। तो ये हमारे लिए लगता है कि ये मतलब यही काफ़ी बहुत बड़ा मोटिवेशन है। हो सके तो आप उस चीज़ को या तो अपने सामने, जैसे मैंने कहीं अपने जहाँ पढ़ता था वहाँ पे चिपका के रखा था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और मैं यहाँ तक कि सर मैं अब यहाँ बताना चाहता हूँ कि मतलब AIR 1 का मैंने सामने लगा के रखा था कि मुझे AIR 1 CGL में स्कोर मतलब लाना है। वो आपने कार्डबोर्ड पे लिख के रख रखा था? हाँ। मैंने थर्माकोल चिपका के उस पे पेपर लगा के ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है। तो अच्छा। जी सर, मुझे लगता था कि जब करना है तो अच्छे से करना है। हाँ। तो इसलिए तो वही मोटिवेट कर देता सर। तो मुझे लगता है कि मतलब लाइफ से रिलेटेड मोटिवेशन से ज़्यादा अच्छा है कि आप प्रैक्टिकल मोटिवेशन लो। जो जैसे जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें जो पोस्ट हैं उनकी इतनी बेनिफिट्स है, आपको इतना सोशल रिस्पेक्ट मिलेगा, सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा, तो वो मोटिवेशन के लिए काफ़ी है। उसके बाद भी मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा कि टॉपर के जो टॉक आते हैं हमके तो वही काफ़ी मोटिवेट कर देते थे। तो ये सब चीज़ें हम तो इन सब चीज़ों से मोटिवेट हो गए थे। बाकी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी सर, इतना कंटेंट है उसे वो कवर करने का। मुझे तो समझ नहीं आता इनको मोटिवेशन लेने का टाइम कब मिल जाता है, पढ़ने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, वही बात, उससे छुटकारा मिलेगा तब ना वो सब देखोगे मोटिवेशन की रील। तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि टारगेट बेस्ड स्टडी जो वो सबसे बेस्ट है, कि आप टारगेट बनाओ, कि आप डेली के टारगेट बनाते थे कि पर्टिकुलर की ये टास्क है, जब तक ये पूरा नहीं हो जाता कम से कम समय तब तक करता रहूंगा। मेरा ऐसा था कि मैं 2-3 लेवल पे टारगेट बनाता था। एक तो था कि जैसे मैथ्स मैंने पढ़ना शुरू किया, हाँ। तो उसका एक पोर्शन हो गया एडवांस मैथ। तो मैं एक बनाता था कि एडवांस मैथ मुझे इतने दिनों में खत्म करना है। वो 2 महीने का टाइम हो सकता है, 1.5 महीने का टाइम होता है, जो भी मुझे लगा था कि हाँ ये अलजेब्रा बड़ा चैप्टर है, इसमें 10 दिन लगेगा। कोई ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोटा चैप्टर है, इसको 2 दिन में खत्म कर सकता हूँ। मेजर टारगेट बनाते थे। तो और ट्रिग्नोमेट्री 6 दिन में हो जाएगा। तो ऐसे करके एक लंबा टारगेट बनाया था, और उसमें थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन रखता था अपने लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मेरा टारगेट बना 40 दिन का तो मैं उसको 45 कर देता था कि मुझे 45 दिन में खत्म करना है, ये सोच के कि हो सकता है बीच में 5 दिन में कहीं डिस्टर्ब हो गया या मेरी स्वास्थ्य अच्छी नहीं रहे, तो मतलब डिमोटिवेशन ना हो कि मैंने 3 दिन मिस कर दिया। मैं 45 दिन का टारगेट था, 48 दिन पे पूरा कर रहा हूँ, और उसको मैं बहुत मतलब उसके लिए बहुत सीरियस होता भी नहीं था। रिवीजन बहुत बड़ा कंसर्न है बच्चों का। सर मैंने तो जैसे आपका मुझे लगता है कि मेंसुरेशन का मेरा एक कंप्लीट, यहाँ तक कि ज्योमेट्री का भी एक पूरे कॉपी का नोट्स है। नोट्स बनाते थे आप साथ साथ? आपका नोट्स बनाते थे, और उसमें ये देखते थे कि जैसे सारे क्वेश्चंस नहीं नोट करते थे, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं नहीं नोट करता था। बहुत भी मुश्किल, बहुत ऐसा क्वेश्चन जो कि बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, सिर्फ उन्हीं 1-2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अपने नोट्स में लगाता था। बाकी मैं सिर्फ क्वेश्चन नोट करता था कि लास्ट टाइम में जब एग्जाम के टाइम में मैं रिवीजन करूँ
तो मैं वो क्वेश्चन जरूर देख लूँ कि हाँ ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट मैं मतलब जैसे आपने कोई क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कराया तो वो मैं कभी नहीं मिस करता था, वो नोट्स में जरूर इंक्लूड करता था। लेकिन सारे क्वेश्चंस को मैं नोट नहीं करता था, मतलब सॉल्यूशन के साथ सिर्फ क्वेश्चन नोट किया। अगर किसी का यूनिक सॉल्यूशन आपने दे दिया, कुछ ऐसा उसमें से नया निकल के आ रहा है जो कि मुझे यूज सवालों में निकल जाता भाई, कई बार कोई ऐसा तरीका होता है कि नहीं यार मैं तो ऐसा बिल्कुल कंसेप्ट नहीं पढ़ाया जाता, वो सवाल में ही सिखाया जाता है। तो वो सब चीजें नोट कर लेता था। बाकी मैं आपने जो अच्छे क्वेश्चंस कराते थे वो अच्छे क्वेश्चन जरूर उसमें नोट करता था अपने नोट्स में, ताकि लास्ट टाइम में मेरे पास ये रहना कि हाँ मैं वो क्वेश्चन कम से कम देख के एग्जाम में जाऊँ। तो मेरा ये था कि आपका नोट्स तो मैंने काफी बल्कि बनाया हुआ था, लेकिन उसके रिवीजन में मुझे टाइम नहीं लगता था, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले बार में जब मतलब आप जब पहले बार किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसी टाइम पे इतने बेहतर से मैं पढ़ने का प्रयास करता था कि रिवीजन मेरे लिए बहुत इजी टास्क हो जाए। क्योंकि मैं उस टाइम पे अगर स्किप किया रहूंगा तो मेरे लिए रिवीजन और मुश्किल होगा। जो बच्चे छोड़ के पढ़ते जल्दी निपटाने के चक्कर में सर 10 दिन में खत्म कर दो। नहीं तो सर तो ये मेरा नहीं था, मेरा था कि भले 10 की जगह पे 12 दिन लगे, 6 की जगह पे 8 घंटे लगे, लेकिन जो मैं चीज एक बार पढ़ रहा हूँ वो मतलब हमेशा मेरे वो प्रोडक्टिव हो, वो 100% हो, उसका रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। और मेरा तो ये टारगेट रहता था कि रिवीजन की जरूरत ही ना पड़े। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिवाइज किया नहीं, लेकिन मेरा मतलब टारगेट ये रहता था कि इतना अच्छे से पढूं कि रिवीजन की भी जरूरत ना पड़े, कोई फॉर्मूला ये उसको इतने अच्छे से समझ लूं कि पहले बार में ही याद हो जाए। ऐसे करके सर मैंने अलजेब्रा में भी इतने सारे फॉर्मूला आते थे, तो हम मुझे याद करने का बहुत कम जरूरत पड़ती थी, क्योंकि मैं समझ ही या उन पे प्रैक्टिस ही इतना कर लेता था कि याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्लास में 250 सवाल की शीट पर प्रैक्टिस करवा देता था कि बच्चों को याद ही हो जाते थे। तो वही सर याद हो भी जाते थे। अच्छा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मॉक टेस्ट का, और स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट जिसको सिलेक्शन लेना वो मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करता है, और टॉपर्स तो 100 200 150 ऐसे मॉक टेस्ट लगाते हैं। आपने जो है तैयारी में कितने मॉक टेस्ट लगाए? आपने सिलेबस तो बहुत अच्छे से कवर किया उसके बाद, और मॉक टेस्ट आपने एग्जाम से कितने टाइम पहले लगाना शुरू किए, या शुरू से ही लगाते थे? नहीं सर, शुरू से तो मैं नहीं लगाता था। प्री के एग्जाम की जहाँ तक बात करें तो मुझे लगता है कि प्री का मैं 5 से 6 मार्क्स मैंने लगाए थे, वो भी एग्जाम से लास्ट के मतलब 10 दिन पहले तक। ये थोड़ा सा अलग है मेरी वो, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा मतलब मैथ्स का और इंग्लिश का तो मैंने कंटेंट अच्छे से कवर कर लिया था। और मुझे लास्ट तो केवल प्री में आपने 5-6 मॉक टेस्ट ही लगाए? जी सर। वो फ्रेश वाले की प्रीवियस ईयर के? जो मतलब पेपर से पहले वो लोग लगाते हैं, वो भी मैं पूरा कंप्लीट नहीं दे पाता था। 10-15 मॉक थे, उसमें मुझे लगता है कि 7-8 दे पाया। वही मुझे लगता है कि जिस दिन सीजीएल प्री का पेपर था उससे एक दिन पहले 2 मॉक दिया। मुझे लगा कि यार कम से कम मॉक ही दे लेता हूँ, कुछ पढ़ नहीं रहा होता। तो इतने मॉक टेस्ट लगाए, आपको ऐसा नहीं लगा यार कि हो सकता है एग्जाम में प्रेशर आ जाए, या मॉक टेस्ट बच्चे इसलिए लगाते हैं कि एग्जाम वाली सिचुएशन को फील कर सके, प्रेशर ना हो? एक्चुअली में सर मतलब मैं पेपर में भी मैंने कई बार फील किया, पेपर में भी मेंस या मैं प्रेशर इन पेपर में प्रेशर बहुत महसूस नहीं करता हूँ। और मैं यहाँ पे भी जब मॉक भी देता था तो मुझे लगता था कि मैं हर बार ऐसा ही मतलब एक स्टैंडर्ड स्कोर था वही स्कोर हो रहा था। तो मैं जब मॉक का फिर से सोचता था ना, मुझे लगता था कि उससे अच्छा कुछ पढ़ ही लो नया। अच्छा, मतलब जैसे इंग्लिश में ही है, जैसे मैं मॉक लगाने का टाइम आया तो मैं फिर सोचा था कि यार इससे 26-25 और वोकैब याद कर लेता हूँ। तो आप जैसे आपने इतने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाए नहीं, तो और आपका स्कोर भी अच्छा आ रहा था, आपने लगाया मॉक टेस्ट की बजाय कुछ और याद कर लेते हैं और बढ़ा लेते हैं, हाँ जीएस पढ़ लेते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर कहाँ से आया? सर क्योंकि एक आध मॉक बीच में दे देता था, लेकिन सर जब मैं पढ़ता था तो मुझे लगता था कि मैं अगर जैसे मैथ्स में ही है तो मुझे पता है कि मैं अगर अच्छे से पढ़ा हूँ तो मतलब मैं पेपर में कर लूंगा। एक कॉन्फिडेंस अंदर से है मेरे कि मतलब मैं कर लूंगा। वैसे अगर किसी बच्चे ने सारे टाइप कवर कर रखे ना सिलेबस के दौरान, तो उसको बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि 200 या 250 मॉक लगा, उसका कोई फायदा नहीं है। टाइप सारे कवर होने चाहिए प्रीवियस ईयर में, जो फिक्स टाइप का आ रखे, खासकर मैथ्स में और रीजनिंग में। वही है सब, जैसे जो आपका कंटेंट था आप जो पढ़ा रहे, अगर किसी को कॉन्फिडेंस है कि नहीं वो जो जितने आपने पढ़ाए हैं वो सब मैं कर सकता हूँ, सच में मतलब है ऐसा कि आप कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि 100 मार्क्स देने की कोई जरूरत है या बहुत ज्यादा। अगर आपका मतलब कोई जो फुल या किसी भी मतलब उस चीज का सब्जेक्ट का या किसी चैप्टर का जो पूरा कंटेंट है उसमें सारे टाइप्स आपके कवर हैं, कवर का मतलब सच में कवर है, तो मतलब कम भी मार्क्स पे चल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मेरा तो ऐसा ही चला है सर। तो भाई का सिलेक्शन भी हुआ है और 200/200 भी स्कोर आया है। अच्छा, एक बात और कि जब जैसे अब तो पैटर्न चेंज हो गया, और पहले वाली कहानी तो रही नहीं कि केवल इंग्लिश और मैथ्स पढ़े जाओ नौकरी निकाले जाओ। अब तो जीएस पढ़ना पड़ेगा सिंसियर होके। जीएस खत्म तो खेल खत्म। और इंग्लिश का भी वेटेज है। पहले भी था इंग्लिश के बिना, तो पहले भी सिलेक्शन नहीं था, आज भी नहीं है, और वो फ्यूचर में भी नहीं होगा। और मैथ्स है, रीजनिंग का भी उसमें डाला है मेंस में। तो अभी जो नए बच्चे हैं, अभी पुराने वाले तो तरीके अपना नहीं सकते। नहीं सर, ये बात तो सच है। तो इनको क्या सलाह देना चाहोगे, क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, और इनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, और कैसे मोटिवेट रहें ये 1 साल तक, जिससे कि एक बार में सिलेक्शन ले पाए? इसमें ये है कि अभी एसएससी का जो पैटर्न चल रहा है उसमें तो मुझे लगता है कि मतलब
वेटेज तो सबका लगभग बराबर हो गया है, लेकिन फिर भी हमें एक बात का हमेशा ध्यान देना है कि जीएस में 100% स्कोर नहीं किया जा सकता है। इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, इन तीनों में 100% स्कोर किया जा सकता है। इंग्लिश में 95-90% तक स्कोर किया जा सकता है, मैथ्स और रीजनिंग में तो 100% तक स्कोर किया जा सकता है। इंग्लिश में भी यहाँ तक कि 100% स्कोर किया जा सकता है। तो लेकिन आपको जीएस पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि जीएस पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये बात ध्यान रखना है कि यही तीनों ऐसे है जिनमें आपको, क्योंकि आप 2 साल पढ़ के जीएस और 20 नंबर लाओ और 2 साल पढ़ के मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और उन सभी को मतलब उतना फुल लाओ, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा फ्रूटफुल है। तो आपको जीएस भी पढ़ना है, लेकिन ये फोकस हमेशा रखना है कि जीएस में एक लिमिट है, आप उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं स्कोर कर सकते हैं। और वो भी आपके लक पे भी बहुत, इन द पेपर आपका लक कैसा है। कई बार ऐसा होता है कि आपने सब कुछ पढ़ा है, फिर भी 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, आप एक भी नहीं कर पाओगे। और बहुत सेलेक्टिवली आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है, तभी कई लोग ऐसे होते हैं कि उनका पांचों का पांचों फंस जाता है। हमारे कुछ दोस्त भी हैं, वो ऐसा बताते हैं। हाँ। तो ये चीज भी समझना है, जरूरी है। जीएस का मटेरियल बहुत है। हाँ सर, अच्छा मटेरियल सोशल मीडिया पे भी मिल जाता है, पीडीएफ भी है, तो उससे कवर किया जा सकता है। करंट अफेयर्स के लिए मेरा फिर भी मानना है कि मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, और उसके साथ साथ अगर वीकली करंट अफेयर, मतलब डेली करंट अफेयर्स मुझे नहीं समझ आता अभी भी, लेकिन वीकली करंट अफेयर्स किया जा सकता है। या तो यूट्यूब के थ्रू किया जा सकता है, कई सारे चैनल्स मैंने देखा वो कराते हैं वीकली करंट अफेयर्स। अच्छा, कोई स्टैंडर्ड मटेरियल है कहीं मिल जा रहा है वीकली करंट अफेयर्स का, तो वो भी किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें भी, जीएस में भी आपको ये ध्यान देना होगा कि कुछ ऐसे पोर्शन है जिनमें जैसे फोक सॉन्ग्स वगैरह हैं या ऐसी मतलब स्टैटिक चीजें जो याद करने वाली, उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने से जरूरी नहीं है कि आप उतना आपका नंबर भी है। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 4 ऐसे सेक्शंस है। इसके साथ जनरल साइंस, ये ऐसे सेक्शन की, ये भी कंसेप्चुअल सेक्शंस है। इनमें अगर कोई अच्छे से करे तो ये है कि ये जो इन सेक्शन से 60-70% कंसेप्चुअल भी आते हैं। जैसे इकोनॉमी पे कई बार क्वेश्चन ऐसा आ गया है, इंडिफरेंस कर्व से लेके या बहुत सारे ऐसे डिमांड सप्लाई, ऐसे इन सब चीजों से लेके। तो अगर बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट बार बार याद करने नहीं पड़ते, वो एक बार समझ लीजिए तो हो जाता है। हाँ। तो उन पे फोकस करिए। वैसे ही हिस्ट्री में भी है कि कुछ बेसिक चीजें हैं, स्टोरी है, जो कहानी है या जो भी टाइम लाइन है, उसको अच्छे से पढ़िए। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट्स हैं, ये हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमी हुआ, पॉलिटी हुआ, और जनरल साइंस के तीनों चंक्स हुए। फिर से अगर कंप्यूटर का हो तो कंप्यूटर भी, तो इनको कवर किया जाए, करंट अफेयर्स कवर किया जाए। और ये जो स्टैटिक वाला पोर्शन है उस पर बहुत लिमिटेड टाइम दिया जाए। जैसे ये फोक सॉन्ग्स हो गए या डेट पे क्वेश्चन लोग याद करते हैं कि किस दिन कौन सा होता है, वुमेन्स डे, अर्थ डे, तो ऐसे कुछ जो पोर्शन है मिसलेनियस जी के, इन पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का, उससे मतलब मैं कहूँगा कि उसको प्रेफरेंस में नीचे रखा जाए, प्रेफरेंस में ऊपर इनको रखा जाए। और उसके साथ साथ मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, इनमें अभी भी ये है कि सिलेक्शन के लिए इन्हीं में फुल स्कोर किया जा सकता है, तो इनमें अभी भी टाइम दिया जाना चाहिए। ओके, तो टाइम और रिजल्ट का रेशियो कैसा है, उसके हिसाब से अपने मतलब प्लान किया जा सकता है सर। अच्छा, क्या 6 महीने में एक जो कमजोर बच्चा वो पढ़ के पूरी तैयारी करके सिलेक्शन ले सकता है आपके हिसाब से? सर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि 6 महीने में हो पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने में, क्योंकि आजकल काफी कहा जाता है 3 महीने में इंस्पेक्टर, 5 महीने में प्राइम मिनिस्टर, ऐसे इस तरीके का मोटिवेशन दिया जाता है। तो क्या ये पॉसिबल है? बहुत कमजोर बालक, क्योंकि मैं लिटरली बताऊं, मैं पढ़ाता हूँ बैचेस को, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास, सर आप बैचेस में पढ़ते हो कि जिस हिसाब से मैं डांट लगाता हूँ, उनका डाउट का लेवल देखते हो आप, सर x² + x³ = x⁵ क्यों नहीं लिखा आपने? सर वो 5 उधर से नीचे कैसे आ गया? ये डाउट आते हैं ना क्लास में। क्या ऐसा बालक 6 महीने में पढ़ के सिलेक्शन ले सकता है? नहीं सर, बल्कि वैसे बालक को मतलब फोकस तो ऐसा करना चाहिए कि वो पहले बेसिक एनसीईआरटीज को कवर करे, थोड़ा सा बेसिक भी, मतलब आप बैच पे आने से ही पहले ऐसा अगर उनसे कहेंगे तो लड़ने लग जाते हैं। आप ही ने कहा था 0 to हीरो बनाएंगे। नहीं, 0 मतलब वो 0 का भी तो एक लेवल होना चाहिए। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो हाँ, 0 का भी एक लेवल है ना, वही चीज है सर। हाँ, अब 0 का लेवल मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या बहुत बेसिक चीजें बसनी चाहिए। तो ऐसे मतलब 6 महीने में तो मुझे नहीं लगता है कि वहां से यहाँ। आपके हिसाब से आइडियल टाइम क्या है बिलो एवरेज बच्चे के लिए? कि जो जनता में सीधा कहूंगा कि जो देख भी रहे हैं उसमें आधे स्टूडेंट लगभग बिलो एवरेज ही है पढ़ाई में। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर बिलो एवरेज है तो उसको 1.5 साल लगने चाहिए अच्छे से, मतलब अच्छा स्कोर करने के लिए। अच्छा रैंक भी आ सकता है, वो तो उसके लक और उसके अच्छा रैंक आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक से मतलब अगर कोई नॉर्मल अच्छा स्टूडेंट है वो उसका 1 साल, और कोई बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तो उसको 1.5 साल लगना चाहिए। लेकिन इसमें अगर आप अच्छे से किए मतलब पढ़ाई करें तो 1-1.5 साल में बिल्कुल बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है, यहाँ तक कि टॉप में भी आ सकता है। मैंने खुद भी, मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया हूँ, लेकिन मैं भी अगर सीरियसली देखा जाए तो 1.5 साल की तैयारी मैंने की है। उससे पहले भी मैंने पढ़ा था, क्योंकि ये था कि मैंने कभी लाइफ में टाइम नहीं वेस्ट किया सर। मतलब उसके बाद 12th के बाद से टाइम, मतलब ये था कि एग्जाम अगर 2 साल भी दूर है इसका मतलब ये नहीं कि एकदम बिल्कुल फ्री घूम रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे। लेकिन लास्ट में मैंने 1-1.5 साल तो सीरियसली पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए 1.5 साल 18 महीने का टाइम बहुत है, और 1 साल एक अच्छे स्टूडेंट के लिए 1 साल भी है काफी। भाई अनमोल से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा।
बलिया के, हमारे बलिया जिले से मैं बहुत ज्यादा चिर परिचित हूँ। हालांकि मैं बुलंदशहर का हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बलिया से, और कॉलेज टाइम में मेरे बहुत सारे लड़के थे, तो उनसे मेरा बहुत लगाव है। और बिल्कुल अनमोल उन्हीं की तरह दिखता है, उन्हीं की तरह बोलचाल, उन्हीं की तरह भाषा है। तो बहुत अच्छा लगा, और मेरी तरफ से उनको जीवन में बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान करे आपका यूपीएससी भी क्रैक हो और आप अपने जिले के ही एसडीएम। धन्यवाद सर।